जिनके हौसलों में जान होती है, सफलता उसी के कदम चूमती है। चट्टान जैसे मजबूत इरादे, त्याग, समर्पण, जिद, कुछ कर गुजरने की चाहत, इन्हीं ख्वाहिशों के साथ शुरू होता है सफर जयेश रामादे का। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से ताल्लुक रखने वाले जयेश ने लाखों लोगों की जिंदगियों में आर्थिक बदलाव लाया है। जयेश का कार्य आज के युवाओं के लिए निश्चित तौर पर प्रेरणादायी है। जयेश रामादे ने सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ पर्यावरण में भी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत उनकी शुरू से रही है, इसलिए कई अच्छे ऑफर्स को उन्होंने नकार दिया। महज 24 साल की उम्र में सन 2004 में मात्र 2 लाख रुपए की लागत से सहयोग नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की। आज उनकी सोसाइटी एवं हॉस्पिटल का टर्नओवर 110 करोड़ रुपयों का है। 1100 लोगों के समूह उनके साथ कार्यरत है। व्यूज मेकर्स में आज खास संवाद जयेश रामादे के साथ। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। व्यूज मेकर के इस विशेष एपिसोड में आज हम गोंदिया में हैं। गोंदिया ये महाराष्ट्र का जिला है और हमारे साथ हैं जयेश रामादे जी। जयेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जयेश जी के साथ आज हम व्यूज मेकर्स के माध्यम से उनके प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में उन्होंने काफ़ी अच्छी ऊंचाई हासिल की है और निरंतर इनका जो ध्येय है उसके ओर वो अग्रसर होते जा रहे हैं। जयेश जी सबसे पहले जो है सिविल इंजीनियर थे, उसके बाद में उन्होंने पर्यावरण की भी डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, लेकिन उनके मन में चाहत थी कि कुछ हट के किया जाए, कुछ अलग किया जाए, और इसलिए जो है उन्होंने सबसे पहले एनजीओ के माध्यम से अपना सफ़र स्टार्ट किया। इसके बाद में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो शुरू किए महिलाओं के, और उसके बाद जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ये सफ़र शुरू होता है और आज एक अच्छी ऊंचाई पे वो है। हम उनसे जानेंगे उनके सारे सफ़र के बारे में। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आपने सिविल में इंजीनियरिंग किए, उसके बाद में पर्यावरण में भी आपने डिग्री हासिल की है, फिर आपने कुछ समय तक सिविल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लिए, उसके बाद में आपको एक अच्छा जॉब भी ऑफर हुआ था, फिर भी इतना सब कुछ आपके पास होने के बावजूद आपको क्यों ऐसा लगा कि कुछ हट के करना चाहिए? प्रारंभिक दौर पे तो जैसे आपने कहा कि मैंने सिविल की डिग्री नागपुर से रामदेव बाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। उसके बाद में एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में गोंदिया के इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। उसी के साथ साथ मेरा जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट का जो दौर था, जब मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करता था, तो उसी दौरान मैं जब यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि गोंदिया अपने क्षेत्र में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और फाइनेंस सेक्टर में एक मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के जो श्रेणी के लोग हैं या दुर्बल घटक के जो श्रेणी के लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए थी। और शहर में रहते हुए मुझे भी कुछ न कुछ व्यवसाय ही करना था, क्योंकि यहाँ तो ऐसे जॉब पॉसिबिलिटीज़ कमी थी। तो उस हिसाब से फिर मैंने जब यहाँ देखा, यहाँ परिस्थितियाँ देखी, तो हमने एक एनजीओ शुरू किया जिसका नाम था स्वराज निर्माण बहुउद्देशीय संस्था। उसके अंतर्गत हमने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप शुरू किए और साथ ही साथ एक सहयोग ग्रामीण बिगर शेती के नाम से एक तालुके लेवल की एक पद संस्था को शुरू किया। फिर यहाँ से हमने अपना दौर और हमारा सिलसिला शुरू हुआ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, जयेश के हौसले इतने बुलंद थे और आज भी है, जिसके कारण 2004 में शुरू की हुई उनकी सहयोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे 2015 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा मिल गया। उनकी सोसाइटी को महाराष्ट्र और कर्नाटक में कार्य करने की परमिशन मिल गई। मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और समर्पण का ही ये नतीजा है कि गोंदिया जैसे जिले में आज 1,20,000 लोग उनके द्वारा शुरू किए आर्थिक सक्षमीकरण के लाभार्थी है। तो आपने जब सहयोग के माध्यम से अपना सफ़र शुरू किया था,
तब वो ग्रामीण बिगर क्षेत्रीय पत संस्था थी। जी उसके बाद में कुछ समय तक आपने, क्योंकि उसका लिमिटेशन गोंदिया क्षेत्र ही था, जी सर। आज आपके पास लगभग 23 आपके ब्रांचेस है 3 जिलों में। 3 जिलों में, और आपको कर्नाटक की भी परमिशन मिली हुई है, जहाँ तक आप अभी मल्टी स्टेट के अंतर्गत वहाँ भी आपने शुरू करना है। तो ये जो 23 जो आपकी ब्रांचेस हुई है, जो गोंदिया से निकलकर नागपुर तक भी आप पहुँचे हैं, तो ये सिलसिला कैसे शुरू होता है? ये हमने जब शुरू किया तो जैसे कि आपने को मैंने बताया कि एरिया लिमिटेशन की वजह से हमें उसकी परमिशंस में बढ़ोतरी चाहिए थी। तो वो एक जिले लेवल की, स्टेट लेवल की परमिशन थी। फिर हमने इसको सेंट्रल की परमिशन लिया, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत आता है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलता है ये। फिर इसकी परमिशन ली तो हमारे पास में महाराष्ट्र और कर्नाटक की परमिशन है, और फिलहाल हम लोग गोंदिया, भंडारा और नागपुर में 23 ब्रांचेज है, और 6 महीने के अंतर्गत हम लोग कर्नाटक भी चले जाएंगे। और साथ ही साथ अगले 1 साल में हमने टारगेट किया है कि पूरे विदर्भ के हर तालुके में हमारी ब्रांचेज होंगी। तो विद इन 1 मंथ में हमारा यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा शुरू हो जाएगा, उसके ब्रांचेस के काम शुरू है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गतिशील करने का और मजदूर, डेली वेज वर्कर्स, किसान, गृहिणी, इन जैसे बहुजन समाज के लोगों की आर्थिक नियोजन का महत्व समझाकर उन्हें प्रगति के पथ पर लगाना, ये कार्य उन्होंने किया है। सहयोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी गोंदिया से शुरू होकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अपना विस्तार कर रही है। जयेश की सूझबूझ और दूरदर्शिता का ये परिणाम है कि आज वे शिखर के पायदान पर हैं। वर्तमान में आपके पास में 1100 एम्प्लॉयज़ हैं, आपके हॉस्पिटल्स भी हैं, मल्टी स्टेट सोसाइटी भी हैं, स्कूल भी हैं। तो ये जो मल्टी स्टेट सोसाइटी जब आपने शुरू की तो आपने फोकस क्या किया था? कि जैसा मैंने सुना था कि आपने ग्रामीण की जो महिलाएं हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, और उनके माध्यम से आपने अपना जो ये कारवां है इसको बढ़ाया। तो ये कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत में हमने जब SHG शुरू की तो उसका नाम हमने सहयोग महिला बचत गट के नाम से हमने जो शुरू किया था। फिर मल्टी स्टेट होने में हमने ये सारे प्रोडक्ट को टेक ओवर कर लिया मल्टी स्टेट में। तो हमने क्या किया कि देखा कि बैंकिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, और वही लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था। आज नेशनलाइज बैंक नहीं पहुंच पा रही है, आज प्राइवेट बैंकें नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने ऐसा सोचा कि हम लोगों को काम ही इसी तबके के लिए करना है, तो हमने रूरल बैंकिंग को ही फोकस किया। तो हमने एक बहुत ही छोटी सी एक आरडी शुरू की, जो 120 रुपये की आरडी थी, जो ग्रामीण महिला हमारे एक आरडी डिपॉजिट करती है। उसको मॉनिटर करने के लिए हमने स्वयंसेविकाएँ खड़ी की, एजेंट ना बोलते हुए स्वयंसेविकाएँ खड़ी की। स्वयंसेविका इसलिए कहा कि वो एक तरह की हमारी सोशल रिफॉर्मर है, तो इसलिए हमने वहाँ से शुरू किया। तो ऐसी उनको मॉनिटर करने के लिए आज हमारे पास में 9,500 स्वयंसेविकाएँ हैं, और 1,20,000 महिलाएं सहयोग से जुड़ी हुई है। तो हमने क्या किया कि इनके पहले डिपॉजिट्स लिए, इनको एक बचत का महत्व समझाया कि आपके डिपॉजिट्स होने चाहिए, आपकी एक बचत होनी चाहिए। तो एक आरडी चलती है इनकी। फिर उस आरडी के अगेंस्ट हमने इनको कहा कि हम आपको लोन करेंगे, जॉइंट लायबिलिटी लोन करेंगे, इंडिविजुअल लोन करेंगे, पर्सनल लोन करते हैं हम, इनके डिपॉजिट की क्षमता पे हम इनको लोन करते हैं। ग्रुप में महिलाएं हमारे पास में आती तो ग्रुप की क्षमताओं पे हम लोन करते हैं। और एक जॉइंट लायबिलिटी लोन जो एक है, काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, NBFCs चलाती है, उस प्रकार का हम भी चलाते हैं, जिसमें 10 से लेकर तो 30 की ग्रुप की महिलाएं आती है और हम उनको लोन करते हैं। तो इसमें हमने जब लोगों को इन्वॉल्व किया तो हर व्यक्ति को बेनिफिशियरी बनाया, खातेदार को बेनिफिशियरी बताया, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए स्वयंसेविका को बेनिफिशियरी बनाया, उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में BDO का एक टीम रहता है और मैनेजर्स का टीम रहता है। ये सबको हमने बताया कि ये समाज की ज़रूरत है, अगर हमने ऐसे किया तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम एक आर्थिक क्षेत्र में ला सकते हैं। तो शुरुआत के दौर में तो थोड़ा मुश्किल गई लोगों को समझाने में, लेकिन जैसे जैसे टाइम होते गया, लोगों का फेथ बैठते गया, तो आज ये स्थिति है कि आज हमारे पास में 1,20,000 महिलाएं हमसे इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, एक बहुत बड़ा फिगर भी आपने बताया कि लगभग 1,20,000 महिलाएं आपके साथ में कनेक्ट है। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि लगभग आपने 80 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है। जी। तो ये किस तरह से संभव हो पाया? 80 करोड़ अगर ऐसा बोले तो कंप्लीट GLL में नहीं है, वो बाइफरकेटेड है। तो ऐसा समझ के चलिए करीब मेरे ख्याल से 50 से 55 करोड़ महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में बटा हुआ है। फिर हमारा जॉइंट लायबिलिटी का एक अलग प्रोडक्ट है, उसमें हमारे 14 से मेरे ख्याल से 18 करोड़ कुछ बचे हैं करंट स्टेटस देखे थे। और हमारे 2 व्हीलर के भी, हमने 2 व्हीलर का भी बिजनेस करते हैं हम लोग। तो 2 व्हीलर में भी हमारे करीब 12 करोड़ रुपए बटे हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर के, और छोटे जो दूसरे प्रोडक्ट है, जैसे हमने एम्प्लॉइयों के लिए खास होम लोन की सुविधा की, बाहर वालों के लिए नहीं है क्योंकि उस रेट थोड़ा महंगा पड़ता है। तो हमारे एम्प्लॉइयों के लिए शुरू किया, उस टाइप के हमारे लोन है। तो ऐसा हमारे पास में 80 करोड़ का एक
हमारे पास में पब्लिक में लोन बटा हुआ है। और आपने जो जिस तरह से एक आर्थिक परिवर्तन का एक कोशिश की, और गोंदिया ज़िले में हो या फिर भंडारा हो, तो क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन आए लोगों की लाइफ में? क्योंकि आपने इतने बड़े पैमाने पे लोगों के डिपॉजिट्स आपके ट्रस्ट पे आए, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, लोगों के जो दैनंदिन जो गर्ज थी वो भी कंप्लीट हुई, या फिर समूचा उनका लाइफ में क्या बदलाव है आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसे देखेंगे तो हमारे पास में ऐसी असंख्य कहानियाँ हैं कि हम महिलाओं से अगर पूछेंगे तो हम आपको ऐसी असंख्य कहानियाँ दे सकते हैं कि कैसे परिवर्तन आए हैं उनके जीवन में। मैं जब खुद मिलता हूँ और महिलाओं से मिलता हूँ और अगर उनसे इंटरेक्ट होता हूँ तो उनकी एक एक की कहानी सुनता हूँ तो एकदम आंखों में आंसू आने जैसी स्थिति रहती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक महिला थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तिरोड़ा एक क्षेत्र है हमारा, वो हमारे उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो ऐसी स्थिति में थी जब हमारे वीडियो लोग गए कि आप लोग काम कीजिए, जब हम लोग जब प्रबोधन करते हैं कि आप लोगों ने काम करना चाहिए करके, तो उसका पल्लू भी उसके आंखों तक के रहता था और परिवार उसका पूरा अगेंस्ट था। वो महिला ने कैसे तो भी अपने देवर लोगों को कन्विंस करके कि कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं था, उसने काम शुरू की। उसके बाद में आज वो स्थिति, यानी मैं 7 साल पहले की स्थिति बता रहा हूँ, आज वो स्थिति है कि मुझे वो पिछले 6-8 महीने पहले मिली थी, तो उसने मुझे बहुत ही खुश होकर के बताया कि सर मैंने मेरी दोनों बेटियों की शादी की है सिर्फ सहयोग को ज्वाइन करके। और उससे भी बड़ी बात है कि मेरे ऊपर आज तक एक भी कर्जा नहीं है। आपके यहाँ से जो लोन लेकर के मैंने शादी की थी वो मैंने कर ली, और जो परिवार मेरे अगेंस्ट था आज वो भी मुझे खाते लाने में सपोर्ट करता है। तो ऐसी असंख्य महिलाएं हैं। तो हमने क्या किया था कि पहले तो एक क्राइटेरिया रखा था कि 10वीं के ऊपर की स्वयंसेविका बनाएंगे। फिर एक ऐसे लोग आए कि हमारे सर हम तो चौथी पास है पर हम भी काम करना चाहते हैं। फिर हमने उसको नीचे ला करके चौथी किया। फिर उसके बाद में कहा कि सर हमको नाम और संख्या लिखते आती है, तो हमने साक्षर लोगों को लेना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद में ऐसी भी स्थिति आई कि कुछ महिलाएं हमारे ऐसी भी जो अनपढ़ है लेकिन हमारे खाता लाती है क्योंकि उसको पैसे गिनते आते हैं, तो हमारा स्टाफ उसको मदद करता है नाम और संख्या लिखने में। तो फिर हम उस लेवल 10वीं से उतर के हम अनपढ़ महिलाओं तक के भी पहुंच गए। उससे भी एक पायरी मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो डेडिकेटेड जो कर्मचारी है, मुझे गर्व है उनके बारे में बताने की कि हमारी मैनेजर्स, हमारे BDO, हमारे टीम लीडर्स, उन्होंने ऐसे भी लोग हैं जो अपंग है। तो हमारे तिरोड़ा में तो एक ऐसा भी एक केस है कि जो जिसके पंजे नहीं हैं लेकिन वो हमारे यहाँ काम करती है, सिर्फ पैसे लेकर आती है, उसको पूरा सपोर्ट किया जाता है। तो हमने उस तबके तक के जाकर के काम किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक आर्थिक क्षेत्र में, एक ग्रामीण क्षेत्र में, और उसमें भी महिलाओं के क्षेत्र में। मैं एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था, आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र किया था, और आपने कहा था कि महिलाओं के बारे में उनकी जो सोच थी, दूरदर्शिता थी, साथ साथ आपके ऑफिस में जब हमने देखा तो सावित्रीबाई फुले का एक फोटो भी लगा हुआ था और काफ़ी महिलाएं वहाँ पे इकट्ठा हुई थी और आप उसको लोन डिसबर्स कर रहे थे। इसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे हम लोग अगर बताते हैं महिला, खासतौर से महिलाओं के क्षेत्र में हमारा बहुत काम है, तो हम जब बताते हैं कि एक आदर्श महिला कैसी होनी चाहिए, तो हम बताते हैं एक आदर्श महिला सावित्रीबाई जैसी होनी चाहिए, सावित्रीबाई फुले जैसी होनी चाहिए। तो हम हमेशा मेरे हर ब्रांचेज में एक सावित्रीबाई फुले का एक मानचित्र हम लगा करके रखते हैं। उनके जीवनी के बारे में उनको समझाते हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। तो आज उतना बड़ा संघर्ष करके अगर आप लोगों को इतने बड़े अधिकार मिले हैं तो आपने इसको काम में लाना चाहिए, इसको अपने इस पे जीवन में आधारभूत बनाना चाहिए। तो हम उनको समझाते हैं कि अगर एक ग्रामीण पुरुष की आवक अगर आप देखें हमारे क्षेत्र की, तो एक ग्रामीण पुरुष की आवक एक 6 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। तो हम लोग उसको एक एवरेज 6 से 7,000 8,000 का पकड़ते हैं। हमारा ऐसा इनको बोलना रहता है कि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए तो आप अपने कम से कम 50% का सहभाग पारिवारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का है। अगर हस्बैंड 6,000 कमा रहा है तो हमारी ग्रामीण महिला ने कम से कम 3,000 तो भी कमाना चाहिए। तो एक जो पुरुष जब 6,000 कमा के लाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है। उसके खुद के खर्चे होते हैं, माँ बाप के खर्चे होते हैं, भाई बहनों के खर्चे होते हैं, बीमारियाँ होती है, खेतीबाड़ी के खर्चे होते हैं, भाई की शादी कराना है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में देखो तो बहुत व्यसन एक बहुत बड़ा विषय है, दारू में बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, खर्रे में खर्चा हो जाता है। आज ग्रामीण क्षेत्र में भी एक ग्रामीण घर का भी मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा 1,000 रुपये है। तो ये सब उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत है। लेकिन जब हमारी एक महिला काम करती है तो महिला अगर काम करती है तो उससे ना कोई दारू के शौक़ है, ना व्यसन है, ना खर्रा है। वो जब कमाई करती है तो उसका कमाया हुआ 100% उसके बच्चों में पहले जाता है। अगर मेरे यहाँ से अगर कोई स्वयंसेविका अगर जब उसका कमीशन उठा करके लेके जाती है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि उसके साथ में उसका बच्चा साथ में आया हुआ रहता है, क्योंकि उसको ये यहाँ पे आकर के सीधा उसको बाजार ही लेके जाती है। उसको पता है कि उसको नई किताबें लेकर के देने की है, उसको गणवेश लेकर के देने का है, या फिर उसको कुछ नहीं तो उसको मुझे अच्छा खाना लेकर के देने का है। तो उसका जो कमाया हुआ है वो 100% इन्वेस्ट होता है हमारी जनरेशन्स पे। तो वो उसके पढ़ाई पे खर्च रहन सहन पे खर्च करती है, उसकी दवाइयों पे खर्च करती है। जो एक पुरुष अपनी
अगर टोटल इनकम में से 10% दे पाता है तो हमारी महिला उसकी टोटल इनकम में से 80% उसके बच्चों में लगाती है। तो अगर हम उनके आर्थिक विकास पे ध्यान देंगे तो उससे उनकी पारिवारिक उन्नति होगी, और अगर पारिवारिक उन्नति होगी तो यही हमारे एक सामाजिक उन्नति की नींव रखी जाएगी। तो ये सब बातों से हम उनको प्रबोधन करते हैं कि आपका काम करना क्यों ज़रूरी है। अगर एक फैमिली का अगर एक इकोनॉमिक इनकम अगर 100% से चल रहा है और एक महिला उसको 50% से करती है तो उसकी 150 के दर से उनका ग्रोथ होता है। ये हम लोग एक छोटा सा फैमिली इकोनॉमिक्स उनको सिखाते हैं। फैमिली इकोनॉमिक्स आपने सिखाया है लोगों को, तो आपने आपकी फैमिली इकोनॉमिक्स की वजह से लगभग लाखों लोगों को उसका बेनिफिट भी मिला है। सहयोग आज 23 ब्रांचेस उसकी हुई हैं, तो सहयोग के बारे में आगे की सोच क्या है? आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहेंगे? बैंकिंग के बारे में क्या सोचा है? हमारा ऐसा मानना है कि अभी विदिन हमने एक टारगेट गोल रखा है कि हमको विदिन 1 साल में सारे विदर्भ में जाना चाहिए, जिसमें विदिन 2 या 3 महीनों में ही हम लोग चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा, ये सब अकोला, अमरावती में पहुंच ही जाएंगे। विदिन 2 या 3 महीने में हमारी ब्रांचेस वहाँ आई जाएंगी। साथ ही साथ हम लोगों को साउथ में भी काम करने का है, क्योंकि कर्नाटक में हमारी परमिशन है। हमने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई करके रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमको रूरल बैंकिंग पे ही काम करने का है, हमको अर्बन बैंकिंग पे काम नहीं करने का है। हम और कितनी महिलाओं को जोड़ सकते हैं, हम और कितना रोजगार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास में आज हॉस्पिटल, स्कूल और बैंक मिला करके 1100 एम्प्लॉय का सेटअप है। अगर सिर्फ विदर्भ पकड़ेंगे तो हमारे पास में 4000 एम्प्लॉय का सेटअप हो जाएगा अगर सिर्फ विदर्भ में काम करेंगे। तो एक बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल बैंकिंग एंड रिफॉर्म पे हमको काम करने का हमने एक ऐसा लक्ष्य रखे है। और साथ ही साथ हमारा ऐसा मानना है कि हमारी जो स्कूल है आदर्श भारत पब्लिक स्कूल जिसके बारे में बताया, तो वो भी हर तालुके में हो जाए, क्योंकि वो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन के लिए हमारा एक स्कूल का भी सेटअप है। 2 लाख से सफ़र आपने शुरू किया था, 2 लाख की जमा पूंजी में आपने शुरू किया था और आज लगभग 110 करोड़ का नेटवर्क हो चुका है। आपने सहयोग मल्टी स्टेट के अलावा, जैसा आपने भी स्कूल की बात की कि आपने स्कूल के बारे में भी सोचा है, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी रन है और उसका एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट भी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके मन में क्या पहले से ही था कि मैं पहले इकोनॉमिक्स को सुधारूंगा लोगों के, फिर स्कूल में भी एजुकेशन के बारे में भी सोचूंगा और हॉस्पिटल के बारे में भी सोचूंगा? ये सारा सब कुछ कैसे दिमाग में आते चला गया? आज जब हम लोग इस परिस्थिति में है कि आज हमारे पास में 23 ब्रांचेज है, 2 स्कूल है और एक 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो मुझे सही में ये सवाल करते हैं। लेकिन जो महिलाएं मेरे से पिछले 9-10 सालों से जुड़ी है, तो जब हम उनको शुरू के भाषणों में हम बताते थे कि एक हम ऐसा समय ला लेंगे कि तुम्हारे बच्चों को CBSE की स्कूल की शिक्षा मिलेगी, एक गोंदिया में ही नहीं आसपास के 5 जिलों में सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा रहेगा, तो एक स्वप्न की तरह ही उनको लगता था। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस मेरे कर्मचारियों में, मेरी स्वयं सेविकाओं में, हमारा खातेदारों में भी है कि अब मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये तो एक हॉस्पिटल है, लगभग हर 2 जिलों में एक हॉस्पिटल अपना होगा, तो आज विश्वास होने लगा है। तो हाँ, हमने ये प्लान पहले ही दिन किया था कि अगर हम ये जब काम शुरू करेंगे तो ये 3 सेगमेंट में हमको एक काम करने का, एजुकेशन, बैंकिंग और हेल्थ केयर में। तो हम लोग अब, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि हम सक्सेस कर चुके हैं, लेकिन हम उसकी वाटचाल में हैं। महिला बचत गट के बारे में हमने शुरू से ही, हमारी जो सहयोग का कॉन्सेप्ट जो था कि हम महिला बचत गट से ही हमने स्टार्ट किया है। जब महिला बचत गट के माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाते थे और काफ़ी महिलाओं को हमने उनको बचत गट निर्माण करके उनकी मदद कैसी की जाए, उनका सर्वांगीण विकास कैसा किया जा सकता है, इस पर हमने ध्यान दिया। खासतौर पर हमारे सम्मानीय चेयरमैन साहब, माननीय जयेश सर, इनके अंतर्गत हमने सारी शाखाओं में और गांव-गांव में जाकर उनकी मदद हमारे सहयोग के माध्यम से छोटे छोटे लोन को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आवश्यकता अनुसार भी उनको लोन देके उनका विकास करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम लोग मेन हमारा फोकस है महिलाओं के उत्थान। हमारा जो मोटो ही है कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना। तो उस पर हम पिछले 11 साल से, तो मैं ही यहाँ पे काम कर रही हूँ और 11 साल से आज तक का जो सफ़र है हमारा, वो बहुत ही अच्छा, जो हमारा मोटो था उस हिसाब से हम लेकर के चले और हम बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए। हम अपने गांव की एकदम से छोटे तबके के गरीब और अनपढ़ लोगों को शिक्षा से लेके सामाजिक दृष्टि शिक्षा और हॉस्पिटल, हर सुविधाओं के साथ अपने महिलाओं को लेकर के चल रहे हैं और उनके आर्थिक स्थिति में आज के समय में
11 साल पिछले से लेके आज के समय में बहुत अधिक उत्थान हो गया। बच्चों की शिक्षा के लिए अभी हमारी तरफ से CBSE स्कूल भी खुला है, हमारे बैंक की तरफ से हॉस्पिटल भी है। तो अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए हम अपने महिलाओं को रोजगार के साथ साथ सुविधाएं भी अच्छी दे रहे हैं। सहयोग से अच्छे काम चल रहा है हमारा, और सहयोग पे इतना भरोसा है कि हम आगे चल के और इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे गांव में सहयोग ने बहुत गॉड फार्म की बकरी दी है, उनको सेवा दी है। तो बस मेडिकल टीम भी भेजे थे, और मेडिकल टीम से भी उनको सेवा बहुत मिली है यहाँ पे सहयोग से। तो इतने अच्छा सहयोग है। और अभी सहयोग में लोन लान का भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको समय पे पैसे मिल जाते हैं। इसी से सहयोग के ऊपर भरोसा है, तो सहयोग साथ है तो सब कुछ साथ है मेरा। सिर्फ बेशुमार दौलत और शोहरत कमाना जयेश का मकसद नहीं रहा है। लोगों की जिंदगी में आए बदलाव से उन्हें सुखद अनुभूति होती है। जयेश ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें खुद का व्यापार शुरू करने की ट्रेनिंग दी है। इन महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए छोटे छोटे लोन दिए। आज वे गर्व से अपने पैरों पर खड़ी है, गरिमामय जीवन यापन कर रही है। जयेश कहते हैं कि दरअसल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि महिलाओं की तरक्की के बिना समाज और राष्ट्र की तरक्की संभव नहीं। इसलिए हम महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए ज्यादा कार्य कर रहे हैं। सहयोग में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के विचारों पर क्रियाशील कार्य किया है। जब मुझे पता चला कि सहयोग बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं गांव में दिन भर घूमती रहती हूँ अपने काम से, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस बैंक की स्वयं सेविका बनना चाहिए और लोगों को बचत कैसे करते हैं वो चीज़ सिखाना चाहिए। तो मैं तो फ्यूचर में ये चाहूँगी और ये ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगी कि हमारा सहयोग बहुत अच्छे से इसी तरीके से चले। महीने में ज़्यादा तो मैं 3-4 बार जाती रहती हूँ। मोहल्ले में जैसे 10-12 लेडीज़ रही, वहाँ जाके अपना थोड़ा सा मतलब मार्गदर्शन देती हूँ कि मैडम देखो इतने से इतना मतलब अमाउंट बचाना चाहिए, आने वाले फ्यूचर में बच्चों को काम आएगा। शुरुआत में मतलब 120 से चालू की थी, मैडम बोलते हमारे से नहीं होगा। मैडम देखो जितना हम लोग कमाते हैं उनमें से कुछ तो भी सेव करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले पीढ़ी को मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा अमाउंट करते करते 120 की RD खोले उनने। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए भी सहयोग ने लोन दिए। आज सहयोग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास 110 करोड़ की जमा पूंजी है। 80 करोड़ रुपए गरीबों को लोन के तौर पर दिए गए हैं। नमस्कार मॅडम, मला सांगा तुम्ही कुठून लोन उचललाय? सहयोग कोऑपरेटिव सोसायटी गोंदिया, ठीक आहे। किती लोन उचललेला होता? 20,000 रुपये, ठीक आहे ना। त्याची परतफेड वगैरे कशी करता तुम्ही? आठवड्याची करतात है ना। त्या लोन घेऊन लोनचं काय केलंय तुम्ही? व्यवसायामध्ये लावला। कोणता व्यवसाय केलाय? कोणी अगरबत्ती, कोणी शेती, कोणी शेळीचा व्यवसाय केला। अच्छा अच्छा। त्यानंतर काय तुम्हाला कसं वाटलं लोन घेऊन? बैंक म्हणजे जे अडचणी होत्या त्या निघून गेल्या। अडचणी निघून गेल्या। आपके गट का क्या नाम है मैडम? खमारे 2। आपने कहाँ से लोन उठाए हैं? सहयोग मल्टी स्टेट। कितने का लोन उठाया मैडम? 20,000 का लोन उठाया है। फिर आपने 20,000 का जो लोन उठाए उसमें आपने वो जो पैसा कहाँ का इस्तेमाल किया मैडम? उद्योग में लगाए। हाँ, कौन से उद्योग में लगाए? अगरबत्ती के उद्योग में लगाए। तो उससे आपका क्या फ़ायदा हुआ? सर पहले कमजोर था धंधा, अभी लोन उठाया तो आगे बढ़ाए। सर अगरबत्ती का मसाला मंगवाए सर। अच्छा अच्छा, उसको बनाए और उसको बेचे सर। अच्छा, तो अभी आपका मतलब अभी व्यवसाय आगे बढ़ा है? हाँ सर। आप लोग कौन से बैंक से लोन लिए हो? आप लोगों को लोन कितना मिला है? 20,000 रुपये, ठीक है। जैसे आप लोन लिए हो तो उसको कौन से काम के लिए यूज़ किए? हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ किए अपने पैसे? हमारा साइकिल स्टोर्स का धंधा है। आमचा धंदा है सहयोग जलेबी। अच्छा, तो आप पैसे वहाँ पे यूज़ किए? हाँ,
हमारा अगरबत्ती का धंधा है। अगरबत्ती का धंधा है, तभी जो लोन लिए वो अगरबत्ती के बिजनेस में यूज़ किए, फ्रूट का। अच्छा, तभी जो लोन लिए है सहयोग बैंक से, तो वो कहाँ पे यूज़ किए, फ्रूट में यूज़ किए या फिर कहीं और? फ्रूट के लिए यूज़ किए। अच्छा, कोणत्या बँकेतून लोन मिळालं आपल्याला? किती हजाराचं मिळालं? काय केलं आहे त्याचं? तर धंद्यामध्ये फायदा आहे की कसा नुकसानमध्ये आहे? लोगों के जीवन में आर्थिक बदलाव लाने के बाद जयेश और उनकी टीम ने लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में कोई भी अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। बेहतर इलाज के अभाव में कई लोगों की जान चली जाती थी। मरीजों को रायपुर या नागपुर ले जाना पड़ता था। आसपास के 5 जिलों में ऐसा कोई अस्पताल नहीं था। ऐसे में उन्होंने 2019 में सहयोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया। सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा यह हॉस्पिटल है। ग्रामीण क्षेत्र में इतना बेहतर अस्पताल शायद आपको देखने न मिले। इतना बेहतरीन 5 स्टार हॉस्पिटल आज गोंदिया जिले की शान है। इस हॉस्पिटल में न्यूरो, हार्ट सर्जरी, आई ट्रांसप्लांट, इसके समेत सिटी स्कैन, ऑपरेशन थिएटर समेत कई अन्य विभाग हैं। आर्म फोर्सेस के शहीदों के परिजनों का यहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल की तरफ हम आते हैं कि आपने हॉस्पिटल की भी शुरुआत की गोंदिया जैसे ज़िले में। आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पे शायद इतने सुपर स्पेशलिटी के जो सर्जन थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत ज़्यादा अपनी सोच के आधार पे, अपनी हिम्मत के आधार पे इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया। इसके बारे में कैसे सोच आई थी आपके मन में? हॉस्पिटल एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारे लिए भी, हेल्थ केयर भी, और बहुत जवाबदारी वाला है। गोंदिया जैसा जो तालुका है, तो अगर मेरे यहाँ अगर कोई इमरजेंसी आती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो हमें नागपुर जाना होता है या तो फिर रायपुर जाना होता है। यहाँ से नागपुर हमारे लिए 180 किलोमीटर दूर है और हमारे लिए बाय रोड, और रायपुर हमारे लिए 210 किलोमीटर दूर है। कोई भी अगर एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जो सुपर स्पेशलिटी के लिए होती है, तो हमारे लिए 2 बड़े शहर होते हैं। ऐसी परिस्थिति मेरी भी है, भंडारा की भी है, चाहे बालाघाट की हो, चाहे इधर चंद्रपुर या गढ़चिरौली की भी हो, या इस पास में जैसे हमारा राजनांदगांव जिला हमारे पास में पड़ता है। हमारे जैसे तालुके में क्या होता है कि हमें जब सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता है। लेकिन आप भी समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में आता है तो उसको 3 घंटे के सफ़र करने में उसकी डेथ हो जाती है। ये जब मैंने देखा कि अगर इतनी होती है, तो हमने एक आकलन लगाया, तो शायद ऐसी 1 साल में हज़ारों मौतें हमारे यहाँ हो जाती है। अगर हमें कार्डियक कोई अगर पेशेंट है उसको ले जाना है, तो हमारे पास एम्बुलेंस भी नहीं है। कार्डियक एम्बुलेंस आती है नागपुर से, पेशेंट को लेकर के जाती है नागपुर। 3 घंटे का आना, 3 घंटे का जाना, ऐसा 6 घंटे हमारे पेशेंट को लगता है। ऐसी काफ़ी सारी डेथ हो जाती है कार्डियक इश्यूज़ को लेकर के, न्यूरो सर्जरी के इश्यूज़ को लेकर के। तो हमने कहा कि हमें एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना होगा जो सुपर स्पेशलिटी के लिए काम करे, साथ ही साथ हमारे 5 जिलों को भी आसपास के कवर करे। तो जैसे हमारा भंडारा हो गया, राजनांदगांव हो गया, इधर बालाघाट हो गया, इस तरफ से हमारे कुछ वर्डसा तरफ के भी पेशेंट हमारे चंद्रपुर गढ़चिरौली से आते हैं। तो इनको कैटर करने के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल हमने बनाया जो सुपर स्पेशलिटी के लिए काम करे। तो हमने कैथ लैब लगाई। कार्डियक अरेस्ट के लिए हमने ऐसे, अगर बाईपास सर्जरी करने हो तो हाई एंड OTs हमने डिज़ाइन की। तो ये भी एक बात थी कि हमारा जो सहयोग का जो इतना बड़ा जो सेटअप है, इतना बड़ा जो हमारी पब्लिक कनेक्टिविटी है, उसके लिए तो एक हेल्थ केयर चाहिए ही था। साथ ही साथ हमारे शहर, हमारे आसपास के ज़िलों के लिए भी हमें इस टाइप की सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत थी। वो सोचते हुए हमने नागपुर, हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली वो नागपुर जैसे बड़े शहरों के लिए, लेकिन हमने किया ही इसलिए कि हमारे गोंदिया और आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए काम है। इस वजह से हमने एक 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी प्लान किया है। पिछले 2 साल से हम उसको सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं। इस बीच में हमने करीब 500 एंजियोप्लास्टी की है, जिसमें से सीरियस क्रिटिकल पामीज 100 है। यानी आपको तुरंत अगर पेशेंट आता है तो उसको तुरंत उसकी प्लास्टिक करनी होती है। ऐसे हमने करीब 100 केसेस। कितने स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल में? हमारे पास में सिर्फ ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर रिलेटेड छोड़ करके सारी स्पेशलिटी हमारे होती है। कैंसर छोड़ दे, कैंसर की हमारे OPD होती है और छोटे मोटे काम हो जाते हैं, लेकिन जैसे रेडिएशन की बात आती है तो वो छोड़ करके लगभग सारा हमारे यहाँ होता है। ओके, जैसा कि हमने आपके पूरे संवाद में देखा कि आपने जब शुरुआत की थी तो आपका मन नहीं लगा सरकारी नौकरी में या सरकारी ठेकों में, आपने कुछ हटके करने की कोशिश की। इस बीच में आपने लोगों के जीवन में आर्थिक परिवर्तन भी लाए,
एजुकेशन की भी बात हुई, हॉस्पिटल के माध्यम से भी उनको जीवन दान देने का भी बात हुई, तो एक संवेदनशील मन आपका नज़र आया। मैंने देखा कि कोरोना के समय में भी आपने अपना जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो निभाई, वो किस तरह से आपने निभाई? फर्स्ट वेव तो जैसे आप जानते थे कोरोना के बारे में एकदम ही सब कुछ नया था, एकदम से लॉकडाउन हो गया, तो हॉस्पिटल ने तो अपनी जवाबदारी अपने लेवल पे निभाई। हमने सारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था, सारी सुपर स्पेशलिटी को बंद कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा कि पैदल चल के बहुत सारे लोग आ रहे थे, गांव में लोगों का दाना पानी बंद हो गया था। तो हमने एक अन्नपूर्णा योजना के नाम से सहयोग के ही लोगों को किया। हमारे बैंक्स तो बंद हो गए थे, तो हमने हमारे बैंक के एम्प्लॉय लोगों को, उस समय जब पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, आप आ नहीं जा सकते थे, तब हमने शासन से परमिशन ले करके गांव-गांव में हमने एक अनाज की किटें बांटी, जो हमने पिछली फर्स्ट वेव में 8,500 अनाज की किटें बांटी, जो सुदूर प्रांतों में भी जाकर के, गांव में भी जाकर के, जैसे सालेकसा जैसे रिमोट नक्सल एरिया में भी जाकर के हमने बांटी। तो हमने हमारे बैंक के एम्प्लॉइयों को स्वयंसेवकों में कन्वर्ट करके हमने वो काम किया। एक समय ऐसा भी आ गया था क्योंकि मुंबई से जब अनाज नहीं आ रहा था तो हमारे तहसीलदार और जो सरकारी यंत्रणा भी काम नहीं कर पा रही थी, तो हमें सरकारी तरफ से लिस्ट आती थी। तो मेरे जो 8,500 परिवार जो हमने बांटे हैं उस समय में, उसमें से करीब 4,000 तो हमने सरकारी सूचियों के जो आर्थिक परिवार से जो गर्जू लोग थे उन लोगों को हमने बांटा। तो वैसी परिस्थितियों में हमने काम किया, जान जोखिम में डाल करके हमारे लोगों ने काम किया, साथ ही साथ हॉस्पिटल में काम किया। तो ये हमारा फर्स्ट वेव था। सेकंड वेव था, तो सेकंड वेव में हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से काम किया क्योंकि इस समय ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, एक मेजर इंजेक्शन रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं था, दूसरी दवाइयों के बहुत शॉर्टेज थे और एम्प्लॉय भी नहीं थे। हमने हमारे हॉस्पिटल को जो 100 बेडेड की कैपेसिटी है उसको 140 बेडेड्स पे चलाया, तब हमारे पास में एम्प्लॉय की भी कमी आई। तो मेरे जो दूसरे एम्प्लॉय है हमने उनको स्वयंसेवक बना करके और उनको वॉलंटियर्स बना करके उनको भी हॉस्पिटल में अंदर भेज करके काम किया। साथ ही साथ मैं बहुत, अगर आज टॉक शो है तो मैं हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ना दिन देखा 12-12 घंटे काम किए। कुछ लोगों की तो 24-24 घंटे की भी स्थिति आई और इतना प्रेशर में काम किया हम लोगों ने, हर तरफ से प्रेशर था। वैसे प्रेशर में सेकेंड वेव में भी काम किया और भगवान न करे अगर थर्ड वेव आई तो हम लोग आज ही से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमें आज से क्या करने का। तो ऐसी हमने परेशानियाँ झेली। और मैंने देखा कि आपने पहले वेव में ही ऑक्सीजन का प्लांट लगाया था। आपको पता था कि सेकंड वेव आने वाली है, आपने बिल्कुल एडवांस में करके रखा था? एक्चुअली हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट हमने फर्स्ट वेव के टाइम पे लगा ली थी क्योंकि उस समय ही हमको एक थोड़ी सी स्केर्सिटी ऑक्सीजन की समझ में आई। तब हमने सोचा कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे, तो हमने फर्स्ट वेव में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया। तो गोंदिया ज़िले में हमारे ही पास में, अभी तो काफ़ी लग गए हैं, लेकिन गोंदिया ज़िले में के आसपास के 5 जिलों में सरकारी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में था। ये दूरदर्शिता बोलिए या हमारी टीम की सोच बोलिए, हमने वो काम किया कि उस समय ही लगा लिया था सर। मेरा नाम संदीप सिंह भाटिया है, मैं CFO हूँ सहयोग ग्रुप का। सहयोग ग्रुप में हम 3 सेक्टर में काम करते हैं, एक एजुकेशन, एक हेल्थ केयर और एक फाइनेंस एंड बैंकिंग। ये 3 क्षेत्र में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसमें हमको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना होता है और जब हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने जाते हैं तो हमें बहुत प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। इन चैलेंजेस को हमको फाइनेंशियली, ऑपरेशनली हर प्रकार से इसको फाइट करना होता है और सहयोग ग्रुप का चैलेंजेस को फाइट करने का एक अपना अनोखा तरीका है। इस अनोखा तरीका को ईजाद करने के लिए मैं हमारे चेयरमैन श्री जयेश जी रमादे को ही इसका श्रेय देता हूँ क्योंकि मुझे यह सिखाया उन्होंने ही है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहयोग हॉस्पिटल गोंदिया की तरफ से। आपको पता है गोंदिया ज़िला एक आदिवासी ज़िला बोला जाता है, पिछड़ा ज़िला बोला जाता है। उसमें एक हमारे जो प्रोमोटर हैं श्री जयेश रमादे जी और उनके पूरे फैमिली की एक संकल्पना थी कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक गोंदिया शहर को दिया जाए, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट को दिया जाए। आपने देखा सहयोग हॉस्पिटल एक 100 बेड का अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके गोंदिया शहर में है। विगत 2 साल से, पिछले 2 साल से हमने जो यहाँ व्यवस्था शुरू की है सहयोग हॉस्पिटल के माध्यम से, तो आज हम 90% सुपर स्पेशलिटी सुविधा हम गोंदिया शहर में उपलब्ध करा पा रहे हैं। विगत कुछ दिनों का कोविड की हम घटना को अगर हम देख सकते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विभीषिका थी, बहुत बड़ा महामारी था, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी शहर में। उस दौरान भी हमने सहयोग हॉस्पिटल के माध्यम से 2000 से ऊपर पेशेंट्स को कोविड में ICCU और क्रिटिकल केयर सुविधा देकर के उनके घर तक हमने पहुंचाया है। तो इसके पीछे हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है, 400 लोगों का स्टाफ है और मैनेजमेंट का भरपूर सपोर्ट है।
हम अपने विदर्भ में, हम पूरे महाराष्ट्र में हम इस तरह के कॉस्ट इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर की संकल्पना करते हैं और धीरे धीरे हम यहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा हेल्थ केयर डेस्टिनेशन होगा, जहाँ की हम एक अच्छी हेल्थ केयर सेवा उचित दरों में और सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज हर डिस्ट्रिक्ट में सहयोग हॉस्पिटल उपलब्ध कराने की इच्छा रखता है। आजादी के 75 सालों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए जयेश ने इस क्षेत्र में भी अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गोंदिया और गोरेगांव में सीबीएसई के 2 हायर सेकेंडरी विद्यालय आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से शुरू किए। निजी स्कूल होते हुए भी देश में इनकी फीस सर्वाधिक कम है। आज यहाँ 700 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल सक्सेस की दिशा में है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि महज 24 साल की उम्र में इन्होंने सफ़र शुरू किया था और आज इस मकाम पे है कि लगभग हर 2 जिले में हॉस्पिटल्स, सीबीएसई के स्कूल्स और बैंकिंग, ये तीनों सेगमेंट में सर आगे जा चुके हैं। स्कूल जब आपने शुरुआत की थी, तब स्कूल शुरुआत करने का जब मन में आया था, तब क्या सोचा था आपने और किस तरह से फिर अभी स्कूल का एक्सपेंशन हो चुका है? कितने बच्चे स्कूल में हैं अभी? स्कूल को लेकर के भी एक हमारा एक्चुअली एक मानना है कि हम सहयोग को एज अ सोशल एंटरप्राइज समझते हैं कि हम सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज़ तो काम में लाएंगे ही, पूरा टारगेट करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसको नफ़े में लाएंगे, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल हमारा सोशल इम्पैक्ट ही होना चाहिए। सोशल रिफॉर्मेशन ये हमारा फाइनल गोल है। तो जैसे हम कहते हैं कि बैंक हमारा बिजनेस है, हॉस्पिटल भी हमारा बिजनेस है, बट स्कूल इज़ नॉट अवर बिजनेस। तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। हम चाहते हैं कि ये दोनों सेगमेंट से जो भी हमारी जो पूंजी जो जनरेट हो वो सारा हम स्कूल्स में पंप कर दे। तो स्कूल को हम एज अ बिजनेस नहीं बोलते, वो एक हमारा प्योर सोशल रिफॉर्मेशन काम है। तो उसके बारे में जो हमारा कंसेप्ट है, हमारा ऐसा मानना है कि आज अगर आप लोग भी नागपुर के भी है या बड़े शहरों के हैं, तो आज एक स्कूल की फ़ीस अफोर्ड करना हर किसी के लिए मुश्किल है, संभव नहीं है। यानी गोंदिया जैसे भी जगह में लाख रुपए की भी फ़ीस की स्कूलें हैं हमारे पास में। तो एक जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए तो स्कूल एक स्वप्न ही है। सीबीएसई स्कूल तो एक स्वप्न ही है। अगर ये प्राइवेट में नहीं जा सकते तो इनके पास में सरकारी स्कूलों के रास्ते हैं। लेकिन आज कितने भी बोले तो सरकारी स्कूलों की परिस्थिति हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। तो अगर आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर बहुत ख़राब हो चुका है। वहाँ का कल्चर कैसा है कि अगर आप किसी एक गांव में जाएंगे तो वहाँ आपको एक पानठेला दिखेगा। पानठेले में आपको तीसरी कक्षा के बच्चे से लेकर तो ग्रेजुएशन के बच्चे वहाँ बैठे दिखेंगे। एक कैरम का काउंटर दिखेगा। तो जो ग्रेजुएट बच्चा जो एक उसके जीवन की जो बातें हैं, जो निगेटिव थॉट्स है, वो हमारे तीसरी के भी बच्चे में जा रही है। तो ये जब ये पूरा जो कंपाइलेशन होता है तो ये पूरी जनरेशन हमारी ग्रामीण क्षेत्र की ख़राब हो रही है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमें जो स्कूल शुरू करने की है वो हम तालुके में शुरू करें। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दुय्यम जो दुर्बल घटक के लोगों के लिए हम काम करें। और साथ ही साथ हमने उसमें भी और इंजीनियरिंग करने का विचार किया है कि उसमें ऐसा नहीं रखेंगे कि कोई एक फ़ीस चलेगी। वो पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग एक इस साल तो नहीं कर पा रहे, ये साल तो कोरोना में भी चलेगा, लेकिन अगले साल से हम लोग एक ऐसे मॉडल्स चलाएंगे कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी जितनी रहेगी उसको उतना पे करना पड़ेगा स्कूल में। अगर मेरे समझ के चलिए कि अगर मेरी 6 लाख रुपए की इनकम है तो मेरी जो फाइनल फ़ीस रहेगी वो मैं भरूंगा। लेकिन अगर कोई आ रहा है कि मेरी सिर्फ 1 लाख की इनकम है, कि मेरा प्राइवेट में या मेरी चाय की दुकान है, तो वो भी बंदा हमारे आएगा तो हम उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उसको फ़ीस बनाएंगे। एक रिक्शे वाला भी आएगा और वो बोलेगा कि मेरे बच्चे को मुझे पढ़ाने का है, तो उसके कैलकुलेशन से उसको फ़ीस बनाएंगे। और अगर कोई ऐसे भी बच्चे आएंगे कि जो लोग फ़ीस पटाने के लिए नहीं आएंगे तो उनके लिए हम लोग चैरिटीज़ अरेंज करके उनको पढ़ाएंगे। एक ऐसा एक स्पेशल मॉडल हम लोग तैयार कर रहे हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के लिए। साथ ही साथ चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा स्कूल का बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहे, तो हम लोग सीबीएसई की स्कूल शुरू कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम कवरेज हमारा ग्रामीण क्षेत्र में हो और फीस को लेकर के और सीबीएसई की उच्च शिक्षा हम लोग दे सकें। फिलहाल 2 स्कूलें चल रही है हमारी और आगे और प्लान कर रहे हैं। इसका नाम हमने आदर्श भारत पब्लिक स्कूल रखा है कि जैसा नाम रहे वैसा हमारा काम भी रहे। जी बिल्कुल, ये इतना सब कुछ आपने काम किया, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम किया। जब हम देखते हैं कि आप अपनी इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो आपके परिवार का भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। परिवार का साथ कैसे मिला सारे समूचे इस प्रोसेस में? परिवार का साथ था तभी मैं शायद ये कर भी पाया, क्योंकि जो शुरुआत के दिन थे बड़े मेरे मुफलिसी के दिन थे बोलेंगे तो चलेगा। क्योंकि कोई भी अगर चाहता है कि अगर लड़का बिज़नेस भी कर रहा है तो क्या रिटर्न्स दे रहा है, तो ऐसा समझ के चलिए कि मैंने शुरुआत के दिनों में तो 7-8 साल अपने परिवार को कुछ भी नहीं दिया। मेरे पिताजी ने ही मेरे खर्चे उठाए। मेरे पिताजी, हम लोग सारे मध्यम वर्गीय परिवार से थे,
लेकिन पिताजी पहले से ही सामाजिक क्षेत्रों में पहले से ही अग्रसर थे, तो उन्हें इसकी डेप्थ पता थी, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, माताजी का रहा, मेरी वाइफ का रहा, तो ये सब लोगों के भाई बहनों का रहा, तो ये सब के सपोर्ट की वजह से ही मैं इतना कर पाया। अदरवाइज़ अगर परिवार सपोर्ट ना करे तो आप लगभग आधे हो जाते हैं अगर आप चाहें तो भी, तो उनका बहुत बड़ा बिल्कुल आपकी एक स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मुझे लगता है कि सारे लोग जो इसे देख रहे हैं इससे ज़रूर इंस्पायर होंगे। अंत में मैं जानना चाहूँगा कि ये इतना सब कुछ आप कैसे कर पाए, क्या शक्ति थी, क्या विचार था, क्या आपके मन की सोच थी कि आप इस लेवल तक आ पहुँचे? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आप आए हैं और केवल 2 लाख की जमा पूंजी के साथ आपने सब कुछ किया, और ये ऐसी स्टोरीज काफ़ी कम मिलती है। ये संभव कैसे हुआ? एक उम्र रहती है कि जब आपने बहुत जज्बा रहता है कुछ अच्छा करने के, वो समय से धीरे धीरे कम भी होने लग जाता है। लेकिन उस दौर में ऐसी परिस्थिति आई, कुछ अच्छे लोग भी मुझे मिले और कहीं ना कहीं मेरे घर का भी माहौल वैसा ही था। एक महापुरुषों की हमारे यहाँ जीवनी तो हमारे लिए वही हमारे धर्म ग्रंथ है, ऐसा समझ के चलिए। तो महापुरुषों के आदर्श ही जो है वही हमारे काम है। और कुछ जीवन में तो काम तो सभी करते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पैसा कमाया जाए जिससे अपने कारण और भी लोगों का काम हो। तो ये विचार पहले से ही थे, पारिवारिक विचार थे, मेरे खुद के भी थे और मुझे लोगों का भी साथ मिलते रहा। मैं अगर इस सारे ग्रोथ को अगर मैं खुद का श्रेय मानूँ तो ये बहुत गलत बात है। मेरे साथ में जो काम करते हैं, मेरे एम्प्लॉय जो काम करते हैं, मेरे बीडीओ जो काम करते हैं, मेरे जो स्वयंसेवी काम करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं अगर नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जितने भी लोग हैं, अगर इनका साथ नहीं मिला रहता, मेरे मैनेजर्स का साथ नहीं मिल रहता, जो मेरे दम पे पूरी ब्रांच चला रहे वहाँ, तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो आप एक अच्छी सोच लेकर के आते हैं तो वैसे अच्छे लोग आपके साथ में जुड़ने लग जाते हैं, सकारात्मक विचार के लोग जुड़ने लग जाते हैं। तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये मेरी मेहनत नहीं है, या शायद मेरे परिवार की भी नहीं बोलूँगा, ये हम सब की मेहनत है जो सहयोग से जुड़े हैं। तो आज मेरे एम्प्लॉय जो भी लोग मेरे साथ में खड़े हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के हमने यहाँ तक लाया है। तो इस वजह से हम सब यहाँ पर पहुँचा है। और मेरे यहाँ एक कल्चर है कि यहाँ बॉस नहीं होता कोई है, यहाँ सब बॉस है और सब एम्प्लॉय है। मैं इनका बॉस नहीं हूँ, मैं इनका अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं भी इनका कार्यकर्ता ही हूँ। तो इस वजह से हम लोग एक परिवार की तरह चलते हैं, इस वजह से हम लोग इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। जी, एक परिवार की तरह चलते हैं, कोई बॉसगिरी नहीं है, बिल्कुल एज एन एक्टिविस्ट वो काम करते हैं। अंत में मैं जानना चाहूँगा कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी युवा आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश देखिए, मैं पर्सनली तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने आज उतने बड़े अचीवमेंट नहीं किए हैं कि मैं संदेश दे पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ चाहते हैं कि ऐसे इंस्पिरेशन को लिया जाए तो मेरा यही बोलना है कि आप अपने विज़न को क्लियर रखें और डिटर्मिनेशन के साथ काम कीजिए। आपका कोई भी ड्रीम होगा, चाहे आपका पर्सनल ड्रीम होगा, बिज़नेस का होगा, जॉब का होगा, लेकिन उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने विज़न क्लियर रखने की ज़रूरत है और अपने ध्येय के पीछे अगर आप लग रहे हैं तो फिर सिर्फ उसी के पीछे लग जाइए, तो आपको यश प्राप्ति होगी ही होगी। अपना मन साफ रखिए और अपने काम पे लगिए तो आपको यश प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अपना मन साफ रखिए, अपने काम को लगिए, अपना समर्पण उस काम के प्रति कीजिए। आज की सबसे बड़ी यही सीख थी कि गोंदिया जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आकर आज लगभग 110 करोड़ का टर्नओवर सहयोग का है। साथ ही साथ स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स है, बैंकिंग सेक्टर में काम है और आने वाले दिनों में एक्सपांशन भी होने वाला है। तो एक छोटे से कस्बे से आकर एक इतनी ऊंचाई जो है जयेश जी ने प्राप्त की है। जयेश जी का ये जो आज का हमने ये टॉक देखा, इसके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इनके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा और जो लोग निराशा में हैं वो इनसे आशा की किरण प्राप्त कर सकते हैं। एक सकारात्मक सोच के आधार पर एक व्यक्ति कितने अच्छे लेवल पर जा सकता है और साथ साथ अपना ही नहीं तो अपने साथ साथ समाज का भी भला कैसे कर सकता है। एक अच्छा उदाहरण मुझे लगता है जयेश जी के माध्यम से आज हमने देखा। जयेश जी आज हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जयेश ने बिना किसी सरकारी सहायता के ग्रामीण लोगों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव लाया है। जयेश के माध्यम से युवाओं और तमाम लोगों को यह संदेश मिलता है कि अगर सच में निष्ठा और समर्पण की भावना मजबूत हो, सभी कार्य ईमानदारी से किए जाए तो सब कुछ संभव है।